गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक 12th क्लास की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का 7वें चैप्टर से लिया गया है। 7वां चैप्टर है हमारा जन आंदोलनों का उदय, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, उसमें हमने देखा कि जनता में बड़ा असंतोष है, बड़ा आक्रोश है जनता में, और तरह तरह के आंदोलन होने लगे थे उसी दौरान सरकार के खिलाफ। फिर जनता पार्टी की सरकार आई तो वो भी लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई, तो लोगों में असंतोष बढ़ता गया और इस असंतोष ने अनेक सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया, जैसे कि महिला आंदोलन, छात्र आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, दलित आंदोलन और चिपको आंदोलन। तो 1970 के दशक में ऐसे बहुत सारे आंदोलन सक्रिय हुए। लोगों को लग रहा था कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार वो लोगों की जरूरतों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग एक सामाजिक संगठन के ढांचे के तले इकट्ठा होने लगे और इस तरह से 70 के दशक में भारत में एक नए प्रकार की सामाजिक आंदोलनों की राजनीति का उदय हुआ। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि जन आंदोलन क्या होते हैं, क्या उनकी प्रकृति होती है, किस तरह के उनके उद्देश्य होते हैं, क्यों शुरू किए जाते हैं जन आंदोलन, और फिर हम विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, उनके उद्देश्य क्या थे, सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही उनके बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि हम जन आंदोलनों से क्या सबक लेते हैं। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जन आंदोलन क्या होते हैं। जन आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की किसी नीति या कार्यवाही को बदलने की मांग करते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं, लोग अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। ऐसा ही आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आंदोलनों के बारे में और दबाव समूह के बारे में। तो इतना तो आई होप कि आपको पता है कि जन आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी किसी नीति या कार्रवाई, सरकार को किसी नीति या कार्रवाई को बदलने की मांग करते हैं। तो इस प्रकार से जन आंदोलन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रूपांतरित, दूसरा होता है सुधारपूर्ण, और तीसरे प्रकार के आंदोलन होते हैं क्रांतिकारी। अब बात आती है कि पाप मुक्त या रूपांतरिक आंदोलन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसी होती है उनकी प्रकृति। रूपांतरित आंदोलन निजी सोच, जिंदगी और कार्यों में बदलाव के लिए किए जाते हैं। समाज के कार्यों में समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रूपांतरित आंदोलन। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही राजाराम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन चला गया था। ऐसे ही केरल में भी जजार जाति के लोगों, सामाजिक जो बुराई थी उसको दूर करने के लिए आचार्य नरेंद्र देव ने एक आंदोलन चलाया था। तो इस तरह के आंदोलन होते हैं पाप मुक्त या रूपांतरित आंदोलन, यानी कि ऐसी समाज की ऐसी सोच जो सही नहीं है, जिसको बदलने की जरूरत है, उस तरह की सोच को बदलने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो होते हैं रूपांतरित आंदोलन। अंडरस्टैंड। दूसरी बात आती है सुधारपूर्ण आंदोलन। सुधारपूर्ण कदमों के द्वारा राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं, यानी राजनीतिक व्यवस्था में जो भी कार्यवाहियां चल रही हैं उनमें कुछ बदलाव के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो सुधारपूर्ण आंदोलन होते हैं। जैसे कि आरटीआई जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो अधिकार है, वो सुधारात्मक आंदोलनों के माध्यम से ही हमारे सामने आरटीआई एक्ट आया है। सरकार ने लोगों की इस बात को माना, सूचना के अधिकार को सरकार ने लोगों को अधिकार ये दे दिया। अब बात आती है क्रांतिकारी आंदोलन। इन आंदोलनों का उद्देश्य राज्य की सत्ता को बदलना होता है पूरी तरह से, और किसी राष्ट्र की एकता के लिए आंदोलन हानिकारक होते हैं। जैसे ही जब भारत को स्वतंत्रता की जरूरत थी, तो स्वतंत्रता जो आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम के लिए
जो था वो इसी प्रकार का आंदोलन था। या फिर जो नक्सलवादी जो आज के दिन जो आंदोलन कर रहे हैं, हिंसक आंदोलन, वो भी इसी प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन है जिसमें काफी सारा देश को नुकसान होता है। हालांकि नक्सलवादी आंदोलन 1967 में शुरू किया गया था, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है। नक्सलवादी आंदोलन 1967 में शुरू किया गया था और ये एक साम्यवादी पार्टी के द्वारा चलाया गया आंदोलन है। चारू मजूमदार इसके नेता थे, जिनकी पुलिस कस्टडी में ही डेथ हो गई थी। और आज के दिन ये आंदोलन एक बहुत ही बड़ा हिंसक आंदोलन बन चुका है, ये अपने उद्देश्य से भटक चुका है। तो इस तरह के होते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। अंडरस्टूड? तो हमने पहले जाना कि आंदोलन क्या होते हैं, वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। सुधारात्मक हो सकते हैं, रूपांतरित हो सकते हैं और क्रांतिकारी हो सकते हैं। अब बात आगे आती है कि इनकी परिस्थितियों के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। जन आंदोलनों को मुख्य रूप से हम 3 सिद्धांतों के आधार पर बांट सकते हैं, जैसा कि वंचित करने का सिद्धांत। अगर मान लो कि किसी समुदाय को लगता है कि उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सरकार उसके कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो मनोवैज्ञानिक कारणों से वो समूह अपना बदला लेने के लिए आंदोलन करता है। तो इस प्रकार के आंदोलन कहे जाते हैं वंचित करने के सिद्धांत का आंदोलन होता है ये। फिर आता है हमारा सामूहिक गतिविधियों का तर्कशास्त्र। सामूहिक गतिविधियों का तर्कशास्त्र, ये आंदोलन किसी सामूहिक हित को प्राप्त करने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा होकर के, लामबंद होकर के किसी एक उद्देश्य के लिए आंदोलन करते हैं। इस प्रकार के आंदोलनों को सामूहिक गतिविधियों का तर्कशास्त्र कहा जाता है, जो सामूहिक हित के लिए बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। अब थर्ड हमारा आता है संसाधन लामबंद आंदोलन, कि कुछ साधनों को इकट्ठा करके और सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है, तब इस प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं। अब हमारी तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि आंदोलन क्या है, कितने प्रकार के हो सकते हैं ये, और किन किन से सिद्धांतों के माध्यम से आंदोलन किए जाते हैं। अब बात आती है कि जन आंदोलन की विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे कैसे होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जन आंदोलनों की, आखिरकार क्या चाहते हैं जन आंदोलनों के माध्यम से लोग। पहली बात है सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को बात कहने का मौका मिलता है, क्योंकि जन आंदोलन जो होते हैं वो लोग इकट्ठा होकर के अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। इसमें जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको अपनी बात कहने का मौका मिलता है, जैसे कि दलित आंदोलन चलाया गया था, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा चलाया गया था। जैसे कि हरियाणा में पीछे एक जाट आरक्षण के समुदाय के आरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया था, वो भी जो पीछे नौकरियों में, शिक्षा संस्थानों में जो लोग पिछड़ रहे हैं, वो अपनी बात को लोगों तक सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। तो पहली बात तो ये है कि लोगों को अपनी बातें कहने का मौका मिलता है जन आंदोलनों के माध्यम से। दूसरी बात, नई आर्थिक नीतियों से पड़ने वाले दुष्प्रभावों के विरुद्ध असंतोष व्यक्त जन आंदोलनों के माध्यम से ही किया जाता है। मान लो सरकार ने कोई नई आर्थिक नीति बना दी है और वो लोगों के भले के लिए नहीं है, लोगों के कल्याण के लिए नहीं है, लोग उसमें अपने अवसरों की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह से सरकार की नीतियों के खिलाफ असंतोष जाहिर करने के लिए भी आंदोलन किए जाते हैं। फिर है लोगों को एकजुट करना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। यस, लोगों को एकजुट करने का ये सबसे बड़ा संसाधन है। सरकार की गतिविधियों के बारे में वहां पर चर्चा होती है, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है, और जहां कहीं भी उनके अधिकारों के ऊपर चोट पहुंच रही होती है तो लोगों को उसके बारे में जन आंदोलनों के माध्यम से बताया जाता है। अब बात आती है लोकतंत्र के प्रति विश्वास जागृत करना। जी हाँ, लोकतंत्र के प्रति विश्वास जागृत करना। लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास है तभी तो आंदोलन कर रहे हैं, तभी तो शांतिपूर्ण आंदोलन होते हैं ज्यादातर, तभी तो वो सरकार को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बात मनवाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपने लोकतंत्र के प्रति इन आंदोलनों के माध्यम से सुदृढ़ होता है, उनका जो विश्वास है वो और ज्यादा दृढ़ होता है आंदोलनों के माध्यम से, क्योंकि जो छोटी मोटी उनकी समस्याएं होती हैं
आंदोलन के द्वारा वो सरकार के समक्ष रखते हैं और वो समस्याओं का उनका समाधान उन्हें समय समय पर मिलता रहता है, जिससे कि लोगों में संतोष बना रहता है और लोकतंत्र के प्रति आस्था और ज्यादा प्रगाढ़ होती चली जाती है। तो इस वजह से जन आंदोलन किए जाते हैं। सभी लोगों को अपनी बातें कहने का मौका मिलता है, सरकार के बारे में जो नीतियां चल रही हैं उनके बारे में विरोध प्रकट करने का मौका मिलता है और इस तरह से लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने का मौका मिलता है। तो इसलिए जन आंदोलन के ये विशेषताएं और उद्देश्य हैं। अब बात आती है कि क्या जन आंदोलन एक जैसे रहे हैं पुराने समय से? नहीं, पुराने आंदोलनों में और नए आंदोलनों में बहुत फर्क है। पुराने जो आंदोलन थे वो ज्यादातर आंदोलन दल आधारित होते थे। जैसे कि पहले जो आंदोलन होते थे वो या तो उपनिवेशवाद के विरोध में होते थे या किसी बड़ी समस्या के विरोध में होते थे और वो किसी न किसी राजनीतिक दल का सहारा लेते थे। धीरे धीरे राजनीतिक दल व्यवस्था को पलटने के साथ साथ वो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को भी उठा करके लाते थे। तो ये तो होते थे पुराने आंदोलन, दल आधारित आंदोलन। इसकी एक बार देख लेते हैं क्या है दल आधारित आंदोलन। ये आंदोलन व इनके नेता सक्रिय रूप से राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं। इन जुड़ाव के कारण ही दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक वर्ग शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार के आंदोलनों को हम कहते हैं दल आधारित आंदोलन। मुख्य रूप से दल आधारित आंदोलन वे होते हैं जिनमें आंदोलन के जो नेता होते हैं वो सक्रिय रूप से राजनीति से जुड़े होते हैं। जैसे कि कलकत्ता, मुंबई और कानपुर में चलने वाला मजदूर आंदोलन जिसे इंटेक कहा जाता है, उसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। ऐसे ही जो नक्सलवादी आंदोलन था, साम्यवादी आंदोलन था, उसे साम्यवादी पार्टी का, साम्यवादी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त था। तो इस प्रकार के आंदोलनों को हम कहते हैं दल आधारित आंदोलन, जिनके उद्देश्य बड़े होते हैं। जैसे वो किसी पार्टी को या किसी संस्था को ही बहुत बड़े बदलाव की ये मांग करती है। लेकिन आज के दिन आंदोलनों की प्रकृति बदल चुकी है। नए आंदोलनों के मुद्दे भी डिफरेंट हो गए हैं। जैसे आपने देखा कि 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी को हरा करके गैर कांग्रेसवाद आया, जनता पार्टी को लोगों ने जिताया, लेकिन लोगों ने देखा कि जनता पार्टी भी स्थिर सरकार नहीं दे पाई है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इससे जनता का लोकतंत्र राजनीतिक दलों से विश्वास उठ गया और फिर उन्होंने स्वयंसेवी संगठन बनाए और उन संगठनों के माध्यम से वो नए नए मुद्दों को लेकर के, जैसे छात्रों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, या फिर पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, आरक्षण से संबंधित मुद्दे हैं। तो इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के अब लोग इकट्ठे होते हैं और सरकार के ऊपर इस अपने बातों को मनवाने का दबाव डालते हैं। तो गैर राजनीतिक आंदोलन या जो नए आंदोलन जो राजनीतिक दलों की से स्वतंत्र आंदोलन होते हैं, उन आंदोलनों का नेतृत्व समाज के ऐसे लोग करते हैं जिनका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं होता। ये राजनीति पर प्रभाव तो डालते हैं लेकिन सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार के आंदोलनों को कहते हैं हम गैर राजनीतिक आंदोलन या फिर राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। इन्हें स्वतंत्र राजनीतिक आंदोलन भी कहा जाता है, इन्हें स्वयंसेवी आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस तरह के आंदोलन जिसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं और इसमें ज्यादातर जो स्वयंसेवी संगठन हैं वे उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं, जैसे आदिवासी हैं, जैसे अनुसूचित जाति वाले लोग हैं, या जो पिछड़े लोग हैं। उन लोगों की बातों को आगे रखने के लिए उन लोगों को ये लामबंद करते हैं स्वयंसेवी संगठन। तो इस तरह के आंदोलन होते हैं स्वतंत्र आंदोलन या स्वयंसेवी आंदोलन भी इन्हें कहते हैं हम। और राजनीति में इस प्रकार के जो स्वयंसेवी संगठन है वे अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर रखते हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।
आज हमें आपको ये पढ़ना है कि जन आंदोलन होते क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे अपनी कार्रवाई करते हैं ये, और किस प्रकार के होते हैं। दलाधारित भी होते हैं और स्वतंत्र आंदोलन भी होते हैं। दलाधारित जो किसी राजनीतिक दल के संपर्क में रह करके काम करते हैं, और स्वतंत्र आंदोलन वो होते हैं जो सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। कई बार इन दोनों आंदोलनों में अंतर बताना भी आ जाता है। जैसे पुराने आंदोलनों के मुद्दे थे उपनिवेशवाद से मुक्ति, और भी कई तरह के मुद्दे थे इनके, जैसे कि स्वाधीनता आंदोलन, और किसी बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए आंदोलन। तो वो थे दल आधारित आंदोलन, जिसमें दल के और जो दूसरे अभी जो नए आंदोलन है, उन आंदोलनों में नए नए मुद्दों को शामिल किया जाता है। आदिवासियों से संबंधित मुद्दे हैं, दलितों से संबंधित मुद्दे हैं, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं। और दूसरी तरफ जो दल आधारित आंदोलन है, उनमें किसी न किसी राजनीतिक दल का सक्रिय भागीदारी होती है, जबकि जो स्वयंसेवी जो आंदोलन है ये स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से किए जाते हैं, जो स्वतंत्र और ये राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से ये जो दलाधारित आंदोलन है वो कई बार क्रांतिकारी भी होते हैं, कई बार पूरी सरकार को ही बदलने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जो स्वतंत्र या स्वयंसेवी आंदोलन होते हैं वो सरकार के में विश्वास रखते हैं और सरकार के माध्यम से अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग 3-4 अंतर भी इनमें लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड टॉपिक। और कल की हम वीडियो में हमने पढ़ना है विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के बारे में। थैंक यू।